हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 1 अप्रैल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं क्या था। एक तो पेज वन पे था कि रेट और रिटर्न ऑन सेविंग्स इज बीन रिड्यूस्ड। तो उससे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा सा देखिएगा कि एक तो ये टोटल सेविंग्स इन द कंट्री को इम्पैक्ट करेगा, फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं और आपको रेट ऑफ रिटर्न उस पर कम मिल रहा है, तो आपको वो होल्ड करेगा, यार सेविंग्स करने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप? दूसरा क्या है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट। आपको पता है कि बोरो जो करती है, तो ज़्यादातर उसकी बोरोइंग पब्लिक से होती है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट की बोरोइंग भी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी। अब इस पे कोई क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 2014 में आया था, 2014 प्रीलिम्स में, कि इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल, पहला पॉइंट था, डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज नहीं होगा बल्कि इंक्रीज होगा अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है तो। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन से इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट गलत है। फोर्थ पॉइंट देखिए, इंक्रीज द टोटल सेविंग्स इन द इकोनॉमी। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब सेविंग्स में भी इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। तो टोटल सेविंग्स कैसे डिक्रीज होंगी? वो इंक्रीज होंगी, बल्कि डिक्रीज होंगी। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। देखिए इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो आप ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, बट इस पे है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में बढ़ेगा। तो कभी भी याद रखिएगा कि जो कर्व होती है, जो गवर्नमेंट की कर्व आती है, उसमें हमेशा दिखाया गया है कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज जब होता है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, एक एडिटोरियल पता है, इंडिया और तालिबान। थोड़ा सा देखिए इंडिया के तालिबान के साथ रिलेशंस क्या हैं। 1990s 2000s तक हम जो है अपोज करते थे एनी डीलिंग्स विद द तालिबान, बट अब हमने अपना जो जो स्टैंड है वो रिवर्स कर लिया है। क्या करा है हमने, यूएन की जो एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें इंडिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, यूएस है। इंडिया हैज सपोर्टेड द यूएन लेड प्रोसेस, ताकि उन्होंने अपनी अर्लियर पोजीशन से अपरेंट क्लाइम डाउन किया है, एंड नाउ दे आर शोइंग विलिंगनेस टू डील विद द तालिबान। एवोल्यूशन क्यों हुआ है? क्योंकि आपने देखा होगा कि रियलिटी भी अफगानिस्तान में चेंज हो गई है। तालिबान अब कोई अनटचेबल नहीं रहा है। कंट्री के वहाँ के रूरल टेरिटरीज में इसका काफ़ी होल्ड है, ये रूल करता है। तो इस वजह से अब हम तालिबान से अछूते नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यूएस ने ऑलरेडी एक साइन कर लिया डील विद तालिबान, जिसमें उसने कहा है कि हम ट्रूप्स विड्रॉ करेंगे। चाइना ने भी तालिबान तक पहुंच चुका है। रशिया ने भी टॉक्स करी हैं बिटवीन द टू साइड्स। यूरोपियन पावर्स ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया स्पॉन्सरिंग करने में टॉक्स। तो इंडिया को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा न्यू स्ट्रैटेजिक। और उसके बाद इंडिया ने बहुत अच्छी बात कही है, जो कंक्लूजन में अगर आ जाए या अगर आप अपनी बात बता रहे हो इंटरव्यू में, तो आप बोल सकते हैं कि इंडिया ने साफ साफ कहा है कि एनी पीस प्रोसेस शुड बी अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल। ये नहीं होनी चाहिए कि बाहर की जो ताकतें हैं या बाहर की जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं वो बताएं कि तालिबान को या अफगानिस्तान को क्या करना है क्या नहीं। उनका खुद का ही डिसीजन होना चाहिए, उनको ही अफ़गान लेड होना चाहिए, अफ़गान कंट्रोल्ड होना चाहिए। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि उनके ऊपर छोड़ें। हाँ, हम बीच में मीडिएशन टॉक कर सकते हैं, बट ज़रूरी यही होता है कि जो कंट्री का डिसीजन है वो कंट्री खुद ही ले। इसमें प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट अच्छा निकलता है कि एक तो अगर आपसे पूछा जाता है कि शहतूत डैम कहाँ पे है या कौन बिल्ड कर रहा है, कहाँ पे हुआ है, तो इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है विद काबुल, अफ़गानिस्तान, टू बिल्ड शहतूत डैम। ये कहाँ बनेगा? नियर काबुल। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था जिसमें डब्ल्यूएचओ के बारे में दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब आप लोग बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ने की कुछ और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसमें थोड़ा-सा निकलता है अल्मा आटा डिक्लेरेशन। अल्मा आटा डिक्लेरेशन बेसिकली अगर ये पूछ लिया जाता है कि किसकी हुई थी, किसकी नहीं, मिसमैच करके दे देते हैं, कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, तो याद रखिएगा अल्मा आटा आटा डिक्लेरेशन जो हुई थी डब्ल्यूएचओ की हुई थी, 1978 में हुई थी, इंडिया भी सिग्नेटरी था। उन्होंने बेसिकली हेल्थ फॉर ऑल की बात की थी उसमें, कि हेल्थ जो है कि किसी फ्यू पीपल की वो नहीं होनी चाहिए, जागीर नहीं होनी चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, इट इज़ यूनिवर्सल। तो इंटीग्रेटेड लोकल गवर्नमेंट सेंट्रिक अप्रोच की भी बात की थी, और साइमल्टेनियसली उन्होंने फोकस किया था एक्सेस टू वाटर, सैनिटेशन, शेल्टर और सब पे। उसमें एक एडिटोरियल पे था दिल्ली एनसीटी बिल के बारे में, जो मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने लिखा है। उसमें आप कुछ ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, जितना हमने दिल्ली एनसीटी बिल का करा है उतना ही बहुत है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। एक पेज 8 पे था, थोड़ा सा उन्होंने बताया रेलवेज ने हाई पावर कमिटीज़ की अप्रोच की है, ताकि कैसे लोड करना है, अनलोड करना है, अपने जो आपको पता है कार्गो चलते हैं रेलवेज में, तो उनको कैसे हैंडल करना है जो थोड़े से एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं विजाक गैस प्लांट का भी मेंशन था। लास्ट ईयर हुआ था, बट मेरा फर्ज बनता है मैं आपको बता दूं, उसमें जो गैस लीक हुई थी स्टीरीन, वो क्या है, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ये ज़रूरी है याद रखना। दूसरा क्या है, ये फैक्ट्रीज में जब स्टोर करा जाता है, एज अ लिक्विड करा जाता है,
खतरा क्या है कि वो इवेपोरेट बहुत ईजिली होता है, ठीक है? इसलिए इसको टेम्परेचर अंडर 20 डिग्री सेल्सियस में रखना चाहिए। और दूसरा तीसरा खतरनाक पॉइंट इसका क्या है, ये फ्लेमेबल है, मतलब जल बहुत जल्दी जाता है। इसलिए ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक। इसके यूजेस ज़रूर देखिएगा, फाइबर ग्लास में, रबर में, लेटेक्स में। और ये कहाँ का फाउंड होता है? व्हीकल एग्जॉस्ट में, सिगरेट स्मोक में, और नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी फाउंड होता है स्टीरीन। ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। विजार्ड प्लांट का बहुत ज़्यादा इशू उठा था, तो याद रखिएगा। और अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स जो हमारे बने हुए 1989 में, स्टीरीन को क्लासिफाई किया गया एक टॉक्सिक और हजार्डस केमिकल में। उस वक्त पेज 14 पे कुछ कोर सेक्टर्स के बारे में दिया गया था। देखिए, हमें उनकी डे टू डे या मंथली डेटा नहीं देखना है, क्या ग्रोथ हो रही है, क्या उनका डाउन जा रहा है। बेसिकली हमें देखना होता है कोर सेक्टर्स क्या हैं, ओवरऑल वो ईयरली क्या परफॉर्म कर रहे हैं वही देखना होता है। हर महीने का, हर दिन का देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे, उन्हीं को पढ़िएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का दे रखा था कि जो इन्फ्लेशन हमें कंट्रोल करके रखना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हम ऑलरेडी दे चुके हैं, क्या है क्या नहीं, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है पुराने लेक्चर्स में। उतना ही देखने की जरूरत है, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक वो फेथ वाले कॉलम में ना, पता है क्या है, हम लोग अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत वगैरह सब पढ़ते हैं। इसमें ना शिवा अद्वैत का दे रखा था। ये बेसिकली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो कभी भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ये फिलोसफी किसने की थी? श्रीकांत आचार्य ने दी थी, ठीक है। उनका जो बुक आई थी ब्रह्म सूत्र भाष्य, उसमें उन्होंने शिवा अद्वैत फिलोसफी दी थी। चलिए साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने इसके नोट्स नहीं बना रखे, हम लोगों ने बना रखे थे जब हम प्रिपेयर करते थे, कि अद्वैत दिया था शंकराचार्य ने। अद्वैत मीन्स मतलब नॉन डुअलिज्म, ठीक है। आत्मा परमात्मा एक कहा था उन्होंने। रामानुजा का था विशिष्ट अद्वैत। माधवाचार्य का आया था द्वैत। द्वैत में होता है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। और निम्बरका ने दिया था द्वैत अद्वैत। और वल्लभाचार्य ने दिया था शुद्ध अद्वैत, ठीक है। इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं था लेक्चर में, और न्यूज़पेपर में भी कुछ नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट की वजह से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। दैट्स इट फॉर ऑल टुडे, एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।